हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आगे के सभी? राधे राधे रेणु, राधे राधे नेहा। चलो तो आज अपन को हाइजीन पढ़नी है। आज हाइजीन का टर्न है आज। बात करनी है आज हमें अपद्रव्य के बारे में। अपद्रव्य वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता रहता है अपद्रव्य के अंदर से। अपद्रव्य, बात करते हैं अपद्रव्य होता क्या है। अपद्रव्य का मतलब होता है, अपन कह सकते हैं कि कचरा, कचरा बोल सकते हैं अपद्रव्य को। मतलब घर से जो भी निकल रहा है, जो चीज हमारे उपयोग में नहीं आती है, ठीक है, जो चीज हमारे उपयोग में नहीं आती है, जैसे सब्जी के टुकड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, अपन सब्जी लेके आते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें, जो खाने वाली चीजें उनको निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी जो चीज होती है छिलका वगैरह जो होता है उनको अपन फेंक देते हैं, ठीक है, वो अपद्रव्य में आएगा। धूल मिट्टी के कण है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी घर में कचरा निकल रहा है वो अपद्रव्य में आएगा। इसके अलावा ये जो कचरा है, इस कचरे के अंदर मलमूत्र भी इसी के अंदर ही आएंगे, ठीक है, यानी मलमूत्र भी इसी अपद्रव्य में आते हैं, ठीक है। तो घर से जो भी चीजें निकल रही है, ठीक है, घर से जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है, जो भी मलमूत्र वगैरह निकल रहा है, उसका क्या करना है, उसका निस्तारण करना है, ठीक है। अब जैसे आजकल तो अपने जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक नया अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या होता है कि गाड़ी आती है और वो क्या है कि कचरा लेके चली जाती है, ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा जो मलमूत्र के लिए अपन टैंक वगैरह खुदवाते हैं ना, टैंक वगैरह खुदवाते हैं, तो एक तरह से ये है कि हम क्या है कि मलमूत्र का क्या कर रहे हैं, निस्तारण कर रहे हैं। वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अपद्रव्य के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो घर से जो भी कचरा निकल रहा है, जो भी अपद्रव्य निकल रहा है, उस अपद्रव्य का हमें कैसे निस्तारण करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं। पेज नंबर है आपका 146। पेज नंबर है 146। लिखा हुआ है कि जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे मल है, मूत्र है, पसीने वगैरह है, ठीक है। हालांकि पसीना तो क्या है कि आता है तो वो तो सूख जाता है, ठीक है, लेकिन मलमूत्र वगैरह जो भी है, ठीक है, तो जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और स्वास्थ्य पर जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बोले तो अगर हम मल को बाहर नहीं निकालेंगे, मूत्र को बाहर नहीं निकालेंगे, तो उससे क्या हो सकती है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। यानी शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अपद्रव्य कहते हैं। अब जैसे घर में कूड़ा कचरा है, घर में कूड़ा कचरा अगर आप साफ सफाई नहीं करोगे तो घर का वातावरण खराब हो जाएगा ना,
ठीक है, उसी तरह से शरीर की साफ सफाई भी करना आवश्यक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपद्रव्य कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अपद्रव्य है। तो कचरा जो होता है, अपद्रव्य जो होता है, वह हमारे लिए हानिकारक होता है। ऐसे पदार्थों को त्यागना आवश्यक है, यानी ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, ऐसे पदार्थों को घर से बाहर निकालना आवश्यक है, जिससे वे किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न न करे और वायुमंडल भी वहां दूषित ना हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपद्रव्य के स्वरूप। तो अपद्रव्य का जो स्वरूप होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो अपद्रव्य जो होता है यह दो प्रकार का होता है। साहब एक सेकंड, किसी बच्चे का फोन आ रहा है। तो अपद्रव्य जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संकरमल और दूसरा होता है किट्टमल। संकरमल और किट्टमल। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें मात्रा दूसरी लगी हुई है किट्टमल में। संकरमल का मतलब हो गया मिक्स डिस्पोजल। डिस्पोजेबल लिखा हुआ है। ठीक है, मिक्स डिस्पोजेबल। ठीक है, और ये क्या है, किट्टमल में क्या आ जाएगा, किट्टमल में आ जाएगा मलमूत्र। और संकरमल में क्या आ जाएगा, घर से जो भी कचरा निकल रहा है, जो भी धूल मिट्टी, जो भी कागज के टुकड़े वगैरह है, ठीक है, जो भी चीजें निकल रही है घर से, ठीक है, वो सारी चीजें, धूल मिट्टी के कण है, सब्जियों के टुकड़े वगैरह है, सब्जियों के छिलके वगैरह है, फलों के छिलके वगैरह है, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें संकरमल में आ जाती है। ठीक है, तो अपद्रव्य बोले तो कचरा जो होता है वह दो प्रकार का होता है, संकरमल और किट्टमल। ठीक है, चलो बात करते हैं संकरमल के बारे में। लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत मकान यानी घर की धूल, कूड़ा, राख, खाद्य पदार्थ के फेंकने योग्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ बोले तो खाने वाली चीजों के फेंकने योग्य पदार्थ, बोले तो छिलका वगैरह होता है ना, ठीक है, पशुओं के मल यानी गोबर, बाजार, सड़क, गलियों के कूड़े आदि आते हैं। इनमें एक मल नहीं होकर इसमें बहुत सारे मल मिले हुए रहते हैं, जैसे धूल मिट्टी के कण वगैरह, ये सारे क्या है, मल में ही आते हैं, इसलिए इन्हें संकरमल कहा जाता है। आगे है किट्टमल। तो किट्टमल में तो मलमूत्र आएंगे, लिखा है इसके अंतर्गत पुरुष के, स्त्री के, मनुष्यों के मूत्र, पुरुष आदि शौचालय, मूत्रालय, स्नान घर के मल आदि आते हैं, जो मनुष्य द्वारा त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, किट्टमल के अंतर्गत वह आते हैं। चलो अब इनसे क्या नुकसान होता है हमारे शरीर में। अब देखो ये समझाने वाली बात है, तो बैठ के आपको बताते हैं इसके बारे में। देखो भाई, इससे क्या हानि होती है, वैसे तो हानि है इससे, ठीक है, नुकसान ही नुकसान है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, घर से बाहर नहीं निकालेंगे, गंदगी रहेगी घर में, ठीक है, मक्खी मच्छर वगैरह पैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लग जाएगी। आगे लिखा है अपद्रव्य से हानियां। अपद्रव्य शरीर का मल और शरीर के लिए अनुपयोगी व्यर्थ पदार्थ होता है, यानी शरीर में इसका कोई यूज नहीं होता है, अतः इसे शीघ्र ही शहर या गांव से दूर फेंक देना चाहिए, जिससे जन समुदाय बोले तो गांव के, शहर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि फिर उसमें बदबू आएगी। ठीक है, उसमें बदबू आएगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे। ठीक है, तो
अलग अलग तरह के वायरस पैदा हो जाएंगे, बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, तो उनसे फिर हमारी तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। ठीक है, यदि अपद्रव्यों का निवारण नहीं किया जाता है तो निम्नलिखित हानियां होती है। देखो क्या क्या होता है। अपद्रव्य के अंदर राख होती है, धूल होती है, वस्त्रों के टुकड़े होते हैं, कागज आदि की वस्तु होती है, घोड़े की लीद होती है, पशुओं का मल होता है, फल सब्जियों के टुकड़े होते हैं। ये सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आदि कार्बनिक वस्तु मिली रहती है जो शीघ्र सड़ने लगती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, सड़न होती है। ठीक है, सड़न से क्या होती है, फिर दुर्गंध होगी, बदबू आएगी, वह विभिन्न प्रकार के कृमि यानी कीड़े वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलो, इन कूड़ों पर यानी जो कचरा जो होता है उस पर फिर मक्खियां वगैरह बैठेगी, वहां पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, मक्खियां वगैरह बैठेगी, बदबू आ रही है वहां पर। ठीक है, तो जो अपने साथ दूषित पदार्थ यानी फिर जैसे मक्खियां फिर खाने पीने की चीजों पर बैठेगी, फिर टाइफाइड वगैरह होने की संभावना रहती है। ठीक है, यदि भोज्य पदार्थों पर बैठती है तो वह भी दूषित हो जाता है, जिससे विसूचिका बोले तो पेट दर्द होने लग जाएगा, यानी विसूचिका बोले तो उल्टी दस्त यानी हैजा हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक ज्वर बोले तो टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, रास्ते में मल एकत्रित होने से दुर्गंध के कारण मनुष्यों का वहां निकलना कठिन हो, मतलब होता है ना रास्ते में, आपने देखा होगा इंडिया में अभी चल तो रहा है लेकिन इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग वहां ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई घर साफ रहना चाहिए, बाकी सड़क गंदी रहे तो रहे। ठीक है, तो लोग वहां क्या करते हैं कि सड़कों पे कचरा डाल देते हैं, फिर कचरा एक साइड में पड़ा रहता है, वहां गंदगी होती रहती है, गाय कुत्ते बिल्ली वगैरह वहीं क्या है कि बहुत गंदगी रहती है। ठीक है, तो रास्ते में मल एकत्रित होने से वहां पर दुर्गंध वगैरह आती है। आगे लिखा है, चौथा पॉइंट है, अपद्रव्यों में विष्ठा या मल के साथ जल भी मिला रहता है, या वर्षा ऋतु में जल के कारण वह फैलकर गलियों में मकानों में आ जाता है, जिससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। होता है ना, नालियों में गंदगी रहती है, बरसातों के दिनों वो नालियां ओवरलोड हो जाती है, तो वो पानी सड़क में आ जाता है, कई बार घरों में भी घुस जाता है। ठीक है, तो गंदगी हो रही है तो गंदगी से क्या है कि बीमारियां होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, साफ सफाई जरूरी है। आगे लिखा है, अब ये जो अपद्रव्य है, ये जो कचरा है, इसको हम निस्तारण कैसे करें, इसको हम कैसे इसका निवारण करें, तो निवारण के लिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हम संकर मल यानी जो घर से जो कचरा निकल रहा है उसका हम निस्तारण कैसे करें उसके बारे में बता रखा है। लिखा है, संक्रमण के निस्तारण के पूर्व इसको एकत्रित करने और दूरीकरण करने के पूर्व रख रखाव की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले कचरे का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कचरा कहाँ रखना है, गीला कचरा गीले पात्र में रखना है, सूखा कचरा सूखे के पात्र में रखना है। ठीक है, तो ऐसे हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। गलियों में कूड़े को प्राय सफाई कर्मचारी झाड़ू से इकट्ठा करके एक स्थान पर जमा देते हैं। होता है ना, सफाई कर्मचारी आता है, सड़क पे झाड़ू लगा देता है, फिर उसको मिट्टी धूल वगैरह होते कचरा जो भी होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, फिर वहां गाड़ियां आती है और उस कचरे को उठाकर ले जाती है। इस कार्य को आजकल यांत्रिक साधनों के द्वारा यानी मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या कहते हैं, अगले पेज पर आ जाओ, जिससे क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक घर में इस प्रकार के अपद्रव्य को होता है ना, घर में एक कूड़ादान होता है, एक डस्टबिन आपके सबके घर में होता है। ठीक है, तो घर का जो भी कचरा होता है उस डस्टबिन में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक घर में इस प्रकार के अपद्रव्य को एकत्रित रखने के लिए एक लोहे का पात्र या प्लास्टिक का पात्र होता है, जिससे क्या कहते हैं, हम डस्टबिन कहते हैं, इसे धूलदानी भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, संक्रमण वैसे तो अपन को पता है क्या क्या चीज होती है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दिखा है, देखो क्या लिखा है, मकानों से निकला हुआ सूखा कूड़ा जैसे राख है, धूल है, कोयला है, लकड़ियों के टुकड़े हैं, वस्त्रों के टुकड़े हैं। ठीक है, ये चीजें निकलेगी। गली और सड़कों से झाड़ी गई पशुओं की लीद, फलों के छिलके, वस्त्र, कागज आदि धातुओं के टुकड़े। ठीक है, ये चीजें होंगी। सड़े फल सब्जी, वृक्षों की सूखी और हरी पत्तियां, पशुओं के सब वगैरह, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। ठीक है, आगे लिखा है कि इन पात्रों को सड़क या गली के एक कोने में सीमेंट के पक्के चबूतरे पर लगा दिया जाता। होता है ना, एक जैसे कॉलोनी है तो कॉलोनी के बाहर की तरफ एक होता है डंपिंग यार्ड, छोटा सा डंपिंग यार्ड होता है,
वहां पर क्या है कि बड़ा सा कूड़ादान होता है, तो पूरी कॉलोनी का कचरा वहां पर रखा जाता है, फिर गाड़ी आती है और क्या है कि गाड़ी उसको उस बड़े से पात्र को ले जाती है। ठीक है, मकानों का कूड़ा या सड़क को झाड़ने से जो कूड़ा निकले वह सब इन्हीं पात्रों में डाला जाता है। कूड़ों को ले जाने वाली छोटी गाड़ी जिसे ठेला कहते हैं, उसमें भरकर बड़ी गाड़ी में रखकर गांव या शहर से बाहर फेंकवा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, डंपिंग यार्ड का अगर आपने नाम सुना हो, हर जो बड़ी सिटी होती है, जितनी भी बड़ी सिटी है, उन सभी बड़ी सिटियों में क्या होता है, एक डंपिंग यार्ड होता है, जहां पर क्या किया जाता है, जो भी उस सिटी के अंदर से जो भी कचरा निकल रहा है, ठीक है, उस सब कचरे को वहां पर निस्तारित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है छोटी गलियों में तथा छोटे नगर या बस्तियों में इन पात्रों के स्थान पर छोटी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है या बड़े बड़े प्लास्टिक के आयताकार पात्रों का उपयोग किया जाता है। काम की चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिनका मुख बंद रहता है। प्रत्येक गाड़ी इतनी बड़ी होती है कि एक सफाई मजदूर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ चलती है तो बंद हो गया, आजकल तो आती है ना, गाड़ियां आती है वो लेके जाती है। ठीक है, सड़कों व गलियों के किनारे ये गाड़ियां खड़ी रहती है जिनमें कूड़ा डाला जाता है। संध्या के समय यानी शाम को मजदूर उसे निर्दिष्ट स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान का मतलब है कि डंपिंग यार्ड तक पहुंचा देता है। बड़े शहरों में आजकल कूड़ा ले जाने के लिए मोटर ट्रक काम में ली जाती है। ठीक है, वही चीज है। चलो, ये चीज हो गई। अब आजकल क्या हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार अब देखो, अब अपन ने क्या किया है साहब, पहले तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कचरे को निस्तारण करने से पहले हमें कचरे का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हमें निस्तारण कहाँ करना है, कचरे का निस्तारण होएगा कचरे का एक डंपिंग यार्ड में होगा। ठीक है, जहां पर पूरी सिटी का कचरा लाया जाता है, वहां पर इसका निस्तारण होगा साहब। ठीक है, तो हमें पहले ये तो व्यवस्था करनी है कि पहले तो घर का कूड़ा इकट्ठा करो, फिर उसे गाड़ियों के द्वारा वह डंपिंग यार्ड में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था अभी तक अपन ने समझी है। अब वो कचरा जो है डंपिंग यार्ड में पहुंच चुका है, अब आगे हमें कैसे उसको निस्तारित करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो दो प्रकार से कर रहे हैं अपद्रव्य निस्तारण। ये कौन सा है अपद्रव्य, ये अपद्रव्य है आपका संकरमल, यानी घरों से जो कचरा निकल रहा है उसके बारे में बात है। ठीक है, यानी ये जो बात हम करना चाह रहे हैं, ये किसके लिए है, ये है हमारे जो संकरमल होता है, संकरमल के लिए। ठीक है, चलो देखो भाई लिखा है, तो इसके लिए दो विधियां बता रखी है। एक है प्रज्वलन विधि, यानी उस कचरे को क्या कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है, जला दिया जाता है उस कचरे को, फिर राख बन जाती है, राख को फिर फेंक दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रपूरण, प्रज्वलन यानी बर्निंग। अब देखो बात ऐसी है कि नोट्स के अंदर ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, नोट्स के अंदर ही आपको शॉर्ट में मिलेगी, यानी आपको एग्जाम में डायरेक्ट वैसे के वैसे ही लिखनी है जो नोट्स में लिखा होगा। ठीक है, यानी आपके जो नोट्स में बना रहा हूं वो नोट्स उसी हिसाब से बन रहे ताकि आप उनको डायरेक्ट, जैसे किताब में तो आपने सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, यानी चीजें आपके सारी समझ में आ गई है, अब आपको डायरेक्ट नोट्स पढ़ने हैं, नोट्सों को याद करो और एग्जाम में लिख कर आ जाओ और बढ़िया नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। बर्निंग और प्रपूरण का मतलब होता है डंपिंग। देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी तो कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो हम ऑनलाइन क्लास क्यों लें। देखो बात ऐसी है कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल आप लोग डेली जाते हो, फिर भी ट्यूशन पढ़ते हो ना, स्कूल आप डेली जाते हो ट्यूशन, और स्कूल में तो पांच छह तरह के पीरियड भी आते हैं।
ठीक है, हर सब्जेक्ट का पीरियड आता है और स्कूल में तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाया जाता है ना, हर एक चीज को पढ़ाया जाता है, ठीक है, सारी चीजें होती है वहां पर। लेकिन कॉलेज कॉलेज का तो आपको पता ही है, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया, ठीक है, छूट गया तो छूट गया, ठीक है। तो एक तरह से आप ये मान लो कि ये आपका एक तरह का ट्यूशन चल रहा है, ठीक है, एक तरह का क्या चल रहा है, ये ट्यूशन चल रहा है, ठीक है। अगर सारे बच्चे अगर आप लोगों की तरह सोचने लग जाएंगे कि साहब हमारे तो कॉलेज में क्लासेस चल रही है, तो फिर हमें ऑनलाइन क्लास की क्या आवश्यकता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास की अभी जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जैसे आप लोग ले रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज का फायदा मिल रहा है, तभी तो आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो देखो अपना अपना होता है ये, ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, किसी की तरफ अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको नॉलेज मिल रही है, जो क्लास नहीं ले रहे हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है ये आर्ट्स है, जैसे आर्ट्स की सब्जेक्ट होती है ना, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी वगैरह है, हिस्ट्री वगैरह है, कि ऐसे रट लो और ऐसे रट के पास हो जाओ। आयुर्वेद एक साइंस है, आयुर्वेद को एक साइंस को पढ़ना और समझना दोनों चीजें आवश्यक होती, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन भर ये चीजें आपके काम आएगी, ठीक है। ये नहीं कि बस रट लिया और एग्जाम देके आ गए, ठीक है। आजकल बैक बहुत लगती है, यूनिवर्सिटी बैक बहुत लगा रही है, और इस बार तो कम से कम 100 नए कॉलेज खुले, तो इस बार तो खूब बैक लगेगी। आप लोग लिखोगे पेपर में तभी जाकर आप पास होगे, ये नहीं कि आपने आंख मीच के जो भी लिख दिया और आप लोग पास हो गए, वो गए वो जमाने। आप 5-10 साल पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है ऐसे। अब ये आर्ट्स नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। तो कॉपी जो होती है, पेपर भी आपके प्रोफेसर बनाते हैं और कॉपियां भी प्रोफेसर ही चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा एग्जाम में लिख कर आओगे, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। रट के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम प्रज्वलन विधि और प्रपूरण विधि, ठीक है। तो प्रज्वलन में क्या कर रहे हैं, हम जला देते हैं कचरे को। अब देखो कैसे जलाएंगे, लिखा है गाड़ियों में एकत्रित किए गए अपद्रव्य को वहीं पर या किसी दूसरे स्थान पर आग लगा दी जाती है, ठीक है, जला दिया जाता है, जिसे प्रज्वलन कहते हैं। जलने के बाद कूड़ा कम हो जाता है, राख बन जाती है, जिससे आसानी पूर्वक दूसरे स्थान पर फेंक दिया जाता है, ठीक है। वैसे अपद्रव्यों को नष्ट करने की यह विधि उत्तम है, परंतु वर्षा ऋतु में, लेकिन बरसातों के दिनों में कचरे में आग थोड़ी लगेगी। बरसातों के दिनों में कचरा गीला हो जाता है तो उसको दिक्कत आती है, बरसातों के दिनों में वैसे भी गंदगी ज्यादा फैलती है, ठीक है। तो यह आसानी पूर्वक नहीं जल पाते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं प्रपूरण विधि, यानी डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों में क्या है कि कचरे को लगातार डालते रहते हैं, ठीक है। जैसे आज कचरा इकट्ठा हुआ, आज कचरे, फिर सुबह गाड़ी आएगी या शाम को गाड़ी आती है, वो गाड़ी ले जाती है और वहां पर एक डंपिंग यार्ड होता है हर सिटी के बाहर, ठीक है। सिटी से बाहर होता है डंपिंग यार्ड, ठीक है। तो डंपिंग यार्ड जो होता है वहां पर शहर की यानी सिटी की जितनी भी कॉलोनियों की जितनी भी गाड़ियां वहां से निकलती है, सारा कचरा लेकर जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा होता है, 2-3 और भी बहुत सारे गड्ढे होते हैं। डंपिंग यार्ड देखना कभी जाना, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। लिखा है इस विधि में एकत्रित किए गए कूड़े को बड़ी गाड़ियों में डालकर शहर या गांव से बाहर भेज दिया जाता है, जिसका प्रयोग गड्ढे या नीची हुई जमीन को भरने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कूड़े का निस्तारण हो जाता है और भूमि का पटाव यानी भूमि का पटाव से जमीन भी बन, यानी भूमि जैसे गड्ढा है तो गड्ढे में कचरा लगातार भर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी भूमि पर क्या है कि मतलब ऐसा गड्ढा जो भर जाता है तो वहां पे जमीन भी बन जाती है, ठीक है। यह विधि उत्तम नहीं मानी जाती क्योंकि गड्ढे को भरने से कूड़ा खुला रहता है, ठीक है। तो भाई इतना सारा कूड़ा है वो खुला रहेगा, ठीक है। तो वहां पर तरह तरह के जानवर भी आएंगे, गाय वगैरह आएंगे, कुत्ते वगैरह आएंगे, ठीक है। अलग अलग तरह के जीव जंतु आएंगे वहां पर, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह पैदा हो जाएंगे, ठीक है। बदबू आएगी, सड़ेगी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजें होती, इसलिए सिटी से बाहर उसको बनाया जाता है, ठीक है। लिखा है यह विधि उत्तम नहीं मानी जाती क्योंकि गड्ढे को भरने से कूड़ा खुला रहता है, जिससे मच्छर, मक्खियां, कीड़े आदि उत्पन्न होते हैं, जो वायु, जिससे क्या होता है विभिन्न प्रकार की गैसें वगैरह निकलती है, जिस वजह से क्या है कि वायुमंडल दूषित हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो गई साहब जो बात है ये संकर मल के बारे में हो गई है, ठीक है। अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम किट मल के बारे में। बोले तो जो मलमूत्र जो निकल रहा है उसका कैसे निस्तारण किया जाता है, किट मल के बारे में बात करेंगे। और किट मल के लिए 2 विधियां बता रखी है।
एक विधि है संचय विधि, एक है संचय विधि, और दूसरी है जल वाहन विधि, यानी पानी में बहा देते हैं। जल वाहन का मतलब क्या होता है, पानी में बहा देना। जैसे जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटियां जो नदियों के किनारे बसी हुई रहती है, वहां पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े नाले जो होते हैं वो कहाँ खुलते हैं, उन नदियों में खुलते हैं। ठीक है, नदियां भी तो प्रदूषित हो, नदियों को भी तो हम इस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, समुद्रों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले संचय विधि के बारे में। देखो संचय विधि से कैसे हम मल का निस्तारण कर रहे हैं, जो किट मल है उसका निस्तारण कैसे कर रहे हैं, लिखा है। इस विधि में मलों का संचय किया जाता है, जिससे शौचालयों की नियमित सफाई, मल को एकत्रित करना, बाहर ले जाकर नष्ट करना होता है। शौचालयों में एकत्रित मल को गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर ले जाकर निम्न विधियों से क्या किया जाता है, अंतिम निक्षेप यानी उसको नष्ट किया जाता है। तो यह 3 विधि से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 विधि आती है। तो देखो साहब, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बार। संचय विधि में एक होता है खात प्रपूरण, इसमें 3 विधि आती है। खात प्रपूरण, दूसरा है गर्त प्रपूरण, और तीसरी विधि आएगी इसमें प्रज्वलन। यानी प्रज्वलन मतलब इसमें क्या करेंगे, मल को जला दिया जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, आपने देखा होगा गांव में, आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा क्या बोलते हैं गांव में, जो घर का जो भी कचरा निकलता है, घर का जो भी कचरा निकलता है, गाय भैंस का जो भी गोबर वगैरह होता है, उसे घर से बाहर डाला जाता है। मतलब हर घर का एक अलग होता है वो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, नेहा, रेणु, क्या बोलते हैं उसे, नेहा, रेणु, बोलो भाई। हर्षित, बताओ भाई क्या बोलते हैं उसे। बोलो भाई। हाँ, क्या बोलते हैं, रेवड़ी। अच्छा, रेवड़ी बोलते हैं। अच्छा हर्षित, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसे, हर्षित, रावड़ी बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखो, हिंदी में तब पता लगेगा। हर्षित, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको। भाई हमारे यहाँ तो घोड़ा बोलते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ तो घोड़ा बोला जाता है उसको। ठीक है, अब आपके यहाँ रेवड़ी बोलते हैं, रावड़ी बोलते हैं, जो भी है, हमारे यहाँ तो, हमारे गांव में तो घोड़ा बोला जाता है उसे। ठीक है, मैं जब गांव में रहता था शुरुआत में, बचपन में, तो घोड़ा बोला जाता है हमारे इधर तो। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, मतलब वो जो होता है ना, उसमें क्या है कि फिर साल भर वहीं डालते हैं सारे कचरे को, गाय भैंस के जो भी होता गोबर होता है उसको भी वहीं पर डालते हैं। फिर वो उससे क्या खाद भी बनता है, फिर खेतों में डालते हैं उसको, खाद को। ठीक है, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, संचय विधि के अंदर
खाद प्रपूरण कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है खाद प्रपूरण में क्या होता है। संचय विधि से प्राप्त कीट मल के निवारण हेतु इस विधि का प्रयोग सामान्यतया उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां इस कार्य के उपयोग के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध हो। यानी इस चीज के लिए क्या करना होता है, यानी इस चीज के लिए, यानी इस विधि के लिए जमीन का होना आवश्यक है। ठीक है, नॉर्मली इसको कहां करते हैं, गांव में करते हैं। ठीक है, सिटी में तो वैसे ही जमीन की कीमत, जमीन की कमी है। इस विधि का उद्देश्य यह है कि कीट मल को भूमि के अंदर डालकर क्या किया जाता है, उसका विघटन होता रहता है, यानी वो नष्ट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, यानी उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है और क्या है कि वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, कीट मल को मिट्टी में डालने से मिट्टी के जीवाणु कीट मल को क्या कर देते हैं, उसका विघटन कर देते हैं और साधारण सड़न विहीन पदार्थ यानी खाद बना देते हैं। सीधी सी बात ये है। ठीक है, जो पेड़ पौधे और वनस्पतियों के पोषण के काम आता है। सीधी सी बात यह है कि जमीन में डाल दो। अब जैसे डंपिंग यार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें खाद ही तो बन रहा है एक तरह से। वो विघटन प्रक्रिया से उत्पन्न गैसें भी जमीन द्वारा सोख ली जाती है, जिससे वातावरण भी दूषित नहीं होता। यह विधि सस्ती है और इससे लाभ भी होता है क्योंकि इससे खाद बनता है। ठीक है, खाद प्रपूरण भूमि पर अच्छी प्रकार से खेती की जाती है, परंतु इस विधि की हानि भी है, यानी इससे नुकसान भी हो सकता है। देखो क्या नुकसान हो सकता है, लिखा है भूमिगत जल और कूपों का दूषित होना। यानी अंडरग्राउंड अगर मान लो कोई जैसे मान लो अंडरग्राउंड कोई अपन ने वो बना रखा है, कोई टंकी वगैरह बना रखी है, या पड़ोस में पास में अगर कोई कुआं है तो हो सकता है वो दूषित हो जाए उससे। यदि खाद या गड्ढा गहरा नहीं है तो मक्खियां मच्छर आदि उत्पन्न होकर गंदगी फैलाते हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। ऐसा भी होता है। ठीक है, उथले खातों से कभी कभी कीटमल बाहर आ जाता है, उसके कण सूख कर दूसरे स्थानों पर जाकर दूषित वातावरण को दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन भी आ सकती है। यदि खाद प्रपूरण विधि का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो वातावरण में गंदगी फैलने की संभावना अधिक रहती है। ऐसा होता है नॉर्मली। ठीक है, चलो अगली एक गर्त प्रपूरण। इस विधि के द्वारा संकरमल या कीटमल को भूमि में जीवाणुवीय प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर मूत्र घर के अपद्रव्यों को चौकोर गर्त में डालकर कंपोस्ट खाद बनाए। वही चीज आ गई ना अभी थोड़ी देर पहले जो बताई थी। शहरी क्षेत्रों में कीटमल को गाड़ियों में भरकर शहर से दूर ले जाकर चौकोर गर्त में डाल दिया जाता है, जो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो प्रज्वलन विधि। इसमें क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, यानी मल को जला दिया जाता है। इस विधि में कीटमल को जलाने के लिए ऊंची चिमनी वाली भट्टी शौचालय या कीटमल भंडार के निकट बनाई जाती है। इस भट्टी को चिमनी पर्याप्त ऊंची बनाई जाती है ताकि वायु का प्रदूषण कम से कम हो। कीटमल को अकेले या शुष्क द्रव्यों के साथ में मिलाकर उसको जलाया जाता है। शुष्क अपद्रव्यों के साथ प्रज्वलन करने से ईंधन की बचत होती है। अगर उसको डायरेक्ट जलाएंगे तो वो जलेगी नहीं। ठीक है, बड़ी मुश्किल जलेगी, इसलिए क्या है कि सूखी चीजें मिलाकर उसको जला दिया जाता है मल को। ठीक है, एक है जलवाहन विधि। अब जलवाहन विधि में क्या हो रहा है कि जल में प्रवाहित कर दिया जाता है मल को। यह विधि उत्तम है जहां जल की पर्याप्त मात्रा होती है, वहां इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त जल के कारण शौचालय, मूत्रालय और गृह नालियों यानी घर की जो नालियां होती है, नालियों में मल को तीव्र जल प्रवाह के साथ में क्या कर दिया जाता है, निस्तारित कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी दो विधि है, तरलीकरण और शुद्धिकरण। तरलीकरण में क्या है, देखो यह विधि समुद्र और नदियों के निकट स्थित शहरों में अपनाई जाती है। यानी मल को कहाँ छोड़ दिया जाता है, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर खुलता है, नदियों में, समुद्रों में खुलता है। मल को उपयुक्त स्थान पर समुद्र में मिला देना सबसे सरल विधि है, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मल समुद्र में ऐसे स्थान पर मिलाया जाए जहां से गंदगी लहरों के साथ समुद्र के किनारों पर नहीं आए। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक है शुद्धिकरण। इसके अंतर्गत भूमि समर्पण विधि में सीवेज को नगर के बाहर फैल जाने दिया जाता है, जिससे वह पोली जमीन के माध्यम से छनकर अंदर चली जाए और मिट्टी में उपस्थित जीवाणु से। आजकल ऐसा ही होता है। ठीक है, सीवरेज सिस्टम होता है ना, तो सीवरेज सिस्टम में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो अपद्रव्य हो चुका है, टॉपिक कंप्लीट। सबके समझ में आया कि अपद्रव्य के बारे में? बोलो भाई, रेणु नागर, नेहा, हर्षित, बताओ भाई,
समझ में आ गया क्या? चलो अब अगली बात करेंगे हम जनपदोध्वंस के बारे में। अगले चैप्टर पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 11, जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस, जनपदोध्वंस ध्वंस बोले तो एपिडेमिक। अभी कोरोना हुआ था ना कोरोना। कोरोना क्या था? महामारी थी। क्या थी? महामारी थी। ठीक है, तो इसे हम महामारी भी कहते हैं, महामारी। और आचार्य सुश्रुत ने इसे क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत ने इसे क्या कहा है? मरक कहा है, मरक। क्या शब्द दिया आचार्य सुश्रुत ने? इसे मरक कहा है, मरक। ठीक है, अभी जैसे पहले, आजकल तो खैर कहाँ होता है ऐसा, पहले क्या होता था, जैसे हैजा हो जाता था गांव में, ठीक है, उल्टी दस्त हो जाया करते थे पूरे गांव को। ठीक है, तो वो क्या है? जनपदोध्वंस का मतलब क्या है कि एक साथ लोगों का बीमार हो जाना। ठीक है, एक साथ लोगों का बीमार, एक साथ कई सारे लोगों का बीमार हो जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? जनपदोध्वंस बोले तो महामारी कहलाता है। ठीक है, चलो किसी रोग विशेष बोले तो कोरोना हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो किसी रोग विशेष, ऋतु विकार बोले तो सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ गई, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, बरसातों में बहुत ज्यादा बरसातें आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? ऋतु विकार है। ठीक है, तो ऋतु विकार से या अन्य आत्यायिक कारण वो तो इमरजेंसी। ठीक है, जैसे मान लो कि मच्छरों की वजह से बहुत ज्यादा डेंगू मलेरिया फैल गया है। ठीक है, तो आत्यायिक कारण से जनसंख्या के बड़े अंश का नाश, जनसंख्या का बड़े अंश का नाश हो जाने का मतलब क्या है कि बहुत अधिक संख्या में, यानी ज्यादा लोगों का एक साथ बीमार हो जाना। और जनपद का उखड़ जाना, जनपद का उखड़ जाने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का बीमार हो जाना या बहुत सारे लोगों का एक साथ मर जाना क्या कहलाता है? जनपदोध्वंस कहलाता है। ठीक है, चलो जनपदोध्वंस कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसे मरक कहा है, बोलचाल की भाषा में इसे महामारी कहा जाता है। इसमें किसी एक रोग से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, इससे अनेक व्यक्ति आक्रांत हो जाते हैं। आक्रांत का मतलब क्या है? प्रभावित हो जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, भले ही उन व्यक्तियों के आहार विहार और प्रकृति अलग हो, जनपदोध्वंस कभी भी हो सकता है जो कि रोगों का कारण बनता है। यानी जो जनपदोध्वंस जो हो रहा है वो हमेशा उससे कोई ना कोई बीमारी जरूर फैलती है। ठीक है, ऐसी कल्पना की जाती है कि जनपदोध्वंस स्थिति उत्पन्न होने के पूर्व आशंका बोधगम्य है। ऐसी आशंका होने पर उसके प्रतिकारार्थ बोले तो उसको रोकने के लिए औषधियों का चयन पहले से ही कर लेना आवश्यक है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, काम की बात नहीं है। आगे बात करते हैं जनपदोध्वंस के कारण। ठीक है, जनपदोध्वंस क्यों होता है? तो जनपदोध्वंस के कई सारे कारण दे रखे हैं, जैसे इसमें बुक में लिखा हुआ है आपके, वायु है, जल है, देश है, काल है। ठीक है, देश का मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है, यानी वहां की भूमि। और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो देखो भाई, इसके कारण दे रखे हैं, वायु, जल, देश, काल। जल, देश बोले तो वहां की भूमि दूषित हो गई है, और काल यानी समय। ये कारण है। ठीक है, अब देखो और क्या दे रखा है। प्रकृति व आहार आदि की समानता होने पर भी उपयुक्त वायु आदि चतुर्विध कारक की समानता होने के कारण इन वायु आदि की विकृति से एक ही
काल में समान लक्षण वाली कोई न कोई व्याधि उत्पन्न होकर जनपद का नाश यानी बहुत सारे लोगों का नाश कर देती। कहने का मतलब ये है कि आपको यही चीज याद रखनी है कि कारण क्या है कि साहब 4 कारण है, वायु, जल, देश और काल। चलो एक बात और बता देते, अभी अपन ने अपद्रव्य पढ़ा है, ठीक है। अपद्रव्य का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है, अपद्रव्य की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है आपको नोट्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको नोट्स के अंदर कैसे आंसर लिखना है वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, जैसे आपका क्वेश्चन आया साहब के अपद्रव्य के बारे में लिखिए कि अपद्रव्य का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपद्रव्य की परिभाषा लिखनी है कि साहब ये परिभाषा होती है, ठीक है। चलो एक बार आपको बता दिया जाए, ऐसे लिखना है आंसर। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि अपद्रव्य की व्याख्या कीजिए, अपद्रव्य की व्याख्या करो, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, परिभाषा लिखोगे, ठीक है। अपद्रव्य की, ऐसे लिखोगे, अपद्रव्य की परिभाषा, ठीक है। ऐसे लिख के फिर नीचे लाइन खींच के ऐसे बनाकर और फिर आपको आंसर लिखना है, तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको लिखना है सब अपद्रव्य के स्वरूप, अपद्रव्य के स्वरूप, ठीक है। अपद्रव्य के आपको 2 स्वरूप लिख देने हैं फिर, ठीक है। अपद्रव्य के फिर आपको 2 स्वरूप लिख देने हैं, ठीक है। फिर आपको अपद्रव्य से होने वाली हानियों के बारे में लिखना है कि साहब अपद्रव्य से ये हानियां होती है, अपद्रव्य से होने वाली हानियां, ठीक है। और पॉइंट डाल डाल के लिखना है कि साहब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा है, अपद्रव्य के निस्तारण के उपाय। फिर आपको क्या लिखना है कि अपद्रव्य के निस्तारण के उपाय, ठीक है। फिर उपाय में आपको फिर अलग अलग पॉइंट डाल के लिखना है कि साहब संक्रमण का निवारण इस तरह से किया जाता है, इन विधियों से किया जाता है, ऐसे आपको तरीके से आंसर लिखना है। तब जैसे मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आया, तो ये जो क्वेश्चन आएगा तो 10 में से फिर 10 ही आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी कैसे बैक लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है बैक लगना, ठीक है। चलो आगे लिखा है जनपदोध्वंस का मूल कारण। अब देखो मूल कारण क्या है, तो मूल कारण को समझो भाई, आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में। लिखा है कि प्रकृति में जब वायु यानी हवा, वायु मतलब हवा, जल यानी पानी, जैसे मान लो कि गांव में एक जगह, गांव में क्या होता है नॉर्मली तालाब वगैरह होता है, वहां से तालाब होता है या कुआं होता है, ठीक है। वहां से लोग वाग पानी पीते हैं, ठीक है। सारी पूरे गांव की पब्लिक वहीं से ही पानी पीती है। मान लो इन्फेक्शन हो गया, पानी में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर वहां की जो हवा है वह प्रदूषित हो गई। लिखा है प्रकृति में जब वायु, जल, देश, काल की विकृति होती है तो उसका मूल कारण क्या है। ऐसा आयुर्वेद ये कहता है कि साहब इसका मूल कारण है अधर्म, ठीक है। आप गांव में मान लो कोई ऐसा कार्य हो गया है जो अधर्मी है, ठीक है, यानी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो गया है, या फिर पुराने मतलब पूर्व जन्म में कोई पाप हो गया है हमसे, तब जाकर ये महामारी फैलती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ठीक है। अगर जनता द्वारा यानी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से कोई अधार्मिक कार्य किया जाता है तो उसे अधर्म कहते हैं। इस लोक का कोई प्रत्यक्ष पाप कर्म होने पर कभी कभी महामारी के रूप में पूर्व जन्म में किए गए पाप का फल बहुसंख्यक जन यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ भोगना पड़ता है। यानी कोई अधर्म कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने कोई अधर्म कर दिया है, कहते हैं ना कि भूकंप आया तो भूकंप में पूरा गांव ही खत्म हो गया, है ना, बाढ़ आई तो बाढ़ में पूरा गांव खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा गया है कि साहब ये जो होता है ये पूर्व जन्म में किया गया कोई पाप किया है, बहुत सारे लोगों ने एक साथ कोई पाप किया है, ठीक है। मान लो कोई होता है ना, जैसे क्या होता है गांव में, ऐसा मैंने कई जगह ऐसा सुना हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो कोई लेडीज है, कोई लेडीज मान लो विधवा हो गई है, ठीक है,
तो विधवा हो गई है या फिर कोई और कारण से उसको पागल करार कर दिया जाता है कि साहब ये तो पागल है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या अत्याचार वगैरह किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे गांव से भगा दिया जाता है, कई बार उसे मार भी दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो पूरे गांव ने एक साथ किया है वो चीज, ठीक है, तो उसका फिर उनको फल भोगना पड़ता है, ठीक है। फिर फल के रूप में क्या है, फिर कोई महामारी वगैरह गांव में फैल जाती है, ठीक है। इस लोक में प्रत्यक्ष रूप से सामुदायिक पाप होते हैं, उनका फल भी सर्वसाधारण रूप से भोगना पड़ता है। जैसे नगर के प्रभारी या गांव के सरपंच या राष्ट्र के पति द्वारा धर्म, जैसे न्याय, सद्भावना, ठीक है, आदि का परित्याग करके अनैतिक बर्ताव किया जाता है। जैसे मान होता है ना, पंचायत वगैरह होती है, चौपाल वगैरह होती है, ठीक है, तो पंचायत में जो सरपंच जो होता है, जो फैसला सुना देता है उसी का फिर सबको पालन करना होता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी ने कोई गलत नहीं है फिर भी उसको गलत करार दे दिया, उसके साथ में अन्याय कर दिया है, ठीक है, मान लो अन्याय कर दिया, वो मान लो वो मर गया, उसे या मार दिया उसको, ठीक है, तो फिर उसका जो भोग है वो सबको, उसका जो फल है वो सबको भोगना पड़ता है, ठीक है। जिससे उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके बर्ताव को बढ़ावा देने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक या बाहरी युद्ध की स्थिति हो जाती है और असंख्य लोग मारे जाते हैं। कभी कभी यदि कोई अधिकारी या नेता इसका विरोध करता है तो युद्ध आदि न होने के कारण लोगों की जान बच जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा भी जनपदोध्वंस होता है, यानी महामारी होती है। कभी कभी किसी उच्च अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय उस समय प्रभावित नहीं करता, परंतु भविष्य भी वही निर्णय जन समुदाय के लिए घातक होता है और महामारी के रूप में, जैसे जैसे अभी अपन ऐसा मानते हैं कि साहब कोरोना है, तो कोरोना किसी कोई नेता ने कोई ऐसा फैसला लिया जिससे बहुत सारे लोग परेशान हुए, तो उस वजह से उसके कर्मों की सजा लोगों को मिल गई है, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप। अब ये जो हवा खराब हुई है, ये जो जल खराब हुआ है, ये जो भूमि खराब हुई है, ठीक है, ये सारी जो चीजें खराब हो रही है, ठीक है, ये जो दूषित हो रही है, इनमें विकृति जो हो रही है, क्यों हो रही है, इसका कारण वैसे तो देख लिया है हमने कारण इनका, लेकिन फिर भी एक बार हम बात करते हैं। सूर्य आदि ग्रहों की गति विकृत हो जाती है, इस वजह से होता है या तो, ठीक है। दूसरा है तारा नक्षत्र आदि में उत्पादन, ये कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है, छोड़ना है इसको, ठीक है। अगले पेज पर आओ। जनपदोध्वंस के लक्षण दिए हुए हैं कि साहब जनपदोध्वंस के क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले विकृत वायु के लक्षण, ठीक है, यानी वायु दूषित हो गई है, वायु प्रभावित हुई है, तो उसके क्या लक्षण आएंगे। ऋतु के विपरीत हवा बहने लगती है, ठीक है, यानी वायु यानी हवा जो है, जैसे मान लो कि सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, ठीक है, लेकिन वायु दूषित हो गई है, ठीक है, तो गर्मियों में ठंडी हवा चल रही है और सर्दियों में गर्म हवा चल रही है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हवा चलने लगती है, बहुत तेज आंधी तूफान आने लगते हैं, अत्यंत कर्कश स्वभाव वाली, अत्यंत शीतल गुण वाली, यानी बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलने लगती है, अत्यंत रुक्ष गुण वाली, यानी सूखी हवा चलने लगती है, अत्यंत अभिसंधि गुण वाली, अत्यंत भयंकर होती है ना, जब आंधी चलती है तो कैसे हु किसी आवाज आती है, ठीक है। अत्यंत टकराहट वाली, अत्यधिक कुंडलित होती है ना, वो गोल गोल चलती है ना, क्या बोलते हैं, बरमुंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। असात्विक गंध वाली, ठीक है, यानी हवा में गंध आ रही है, ठीक है, ऐसी धूल धुआं और वाष्प से दूषित वायु, ठीक है। ये सारे लक्षण, ये 12 लक्षण दे रखे, इनमें से 4-5 ही आपको याद रखने, सारे याद नहीं रखने, ठीक है। चलो विकृत जल के क्या लक्षण आएंगे साहब। अत्यंत विकृत गंध स्पर्श रस स्पर्श वाली, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जल कैसा हो जाएगा, जल का स्वाद बदल जाएगा साहब, ठीक है, जल का स्वाद बदल जाएगा, जल का स्पर्श बदल जाएगा, यानी उसको टच करेंगे तो जल हमें या तो गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा, कैसा भी लग सकता है। अत्यंत क्लेद युक्त, यानी उसमें कचरा वगैरह मिलेगा आपको। जलचर प्राणी और पक्षियों को असात्म हो जाएगा, यानी जो जल में रहने वाले जो प्राणी उनको अच्छा नहीं लगेगा जल, ठीक है, असात्म हो जाएगा उनको। कम मात्रा में, यानी पानी सूख जाएगा, पीने में स्वाद रहित और अप्रिय लगने लगता है, ठीक है, तो ऐसा जल कैसा कहलाता है, दूषित जल कहलाता है, ठीक है। एक है विकृत देश के लक्षण, यानी अब मान लो जमीन ही खराब हो गई है तो विकृत वर्ण वाली, यानी उसका रंग बदल जाएगा जमीन का, वहां की खुशबू बदल जाएगी, गंध बदल जाएगी, रस बदल जाएगा, स्पर्श बदल जाएगा, अत्यंत क्लेद युक्त हो जाएगी, ठीक है, और वहां पर सांप है, हिंसक जंतु है, मच्छर है, टिड्डी मक्खी है, चूहे बहुत ज्यादा हो जाएंगे उस जगह पर, ठीक है। तृण और फूस से युक्त हो जाएंगे, ठीक है,
धूम के समान वायु वाला, यानी वहां पर धुआं ही धुआं रहेगा उस जगह पर, ठीक है। रोगी पशु पक्षियों की बहुलता वाला, यानी वहां पर जो पशु वगैरह है उस जगह पर ज्यादा बीमार रहने लग जाएंगे। धर्म सद्व्रत और आचार का पालन न करने वाले व्यक्तियों से युक्त रहेगी वो जगह, ठीक है। क्षुब्ध जलाशय वाला, बोले तो सूखा, यानी जलाशय जो सूख जाएगा, बड़ी लहरें, मतलब बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, बिजली गिरेगी, भूकंप आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें उस जमीन में होने लग जाती है, ठीक है। अगला है विकृत काल, ठीक है। तो ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों के विकृत लक्षण वाले, यानी सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ रही, गर्मियों में गर्मी नहीं पड़ रही, या सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, या गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बरसातों में बरसात नहीं हो रही, या बरसातों में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं वह होने लग जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें चिकित्सा क्या करनी है, जनपदोध्वंस की चिकित्सा क्या करनी है। जनपदोध्वंस करने वाले कारकों के विगुण होने पर यदि ठीक प्रकार से चिकित्सा की जाए तो रोगों के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को पता लग गया है कि साहब महामारी फैलने वाली है, तो पहले ही औषधियों को इकट्ठा करके रख लो, यानी दवाइयों को इकट्ठा करके रख लो। लिखा है कि जनपदोध्वंस उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए औषधियों को एकत्रित कर लेना चाहिए, ठीक है। अगले पेज पर आ जाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, दान सद्व्रत आदि का पालन करना चाहिए, ठीक है। सत्य बोलना चाहिए, अच्छी कथाओं का सुनना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ऋषि और महर्षियों की सेवा वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, ठीक है। अगर किसी जगह पर किसी गांव में महामारी फैल गई है तो वहां से दूर जाकर बस जाना चाहिए, लिखा है। उस जनपदोध्वंसक वाले देश को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, ठीक है। वहां पर यज्ञ हवन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो इसे ये कौन सी चिकित्सा है, देवाप्रसर चिकित्सा, ये अगले साल पढ़ेंगे अपन, सेकेंड ईयर में आएगी ये चीजें, ठीक है। रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाती। अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, हमने कैसी औषधियां दी थी आयुर्वेद में, ऐसी औषधि दी थी जो क्या कर रही है, इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, ठीक है। तो इम्यूनिटी अगर अपनी अच्छी रहेगी तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जनपदोध्वंस के बारे में पढ़ा, यानी महामारी के बारे में पढ़ा। महामारी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अपद्रव्य से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगली बात अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कल अपन बात करेंगे। और हाँ, एक सूचना देनी है आप लोगों को, आपकी परसों से 2 क्लास चालू हो जाएगी। एक क्लास आपकी शाम को 5 बजे भी आएगी, ठीक है। तो उसमें मैं लगातार आपको उसमें रसाला स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। यानी आपकी जो 5 बजे की जो क्लास है उसमें रसाला की क्लास चलेगी, ठीक है। और ये जो रसाला की जो क्लास है, ठीक है, रसाला कंप्लीट होते ही वो 5 बजे वाली क्लास आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है मैं 5 बजे आपकी क्लास शिफ्ट कर दूं, क्योंकि आजकल क्या है, मौसम खराब रहने लग गया, तो कई बार क्या है, लाइट चली जाती है, ठीक है। फिर इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है ना कई बार, तो मुझे फिर क्लास कैंसिल करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्लास कैंसिल नहीं हो, उस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी क्लास की जो व्यवस्था है वह दिन में ही कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी क्या है, दिक्कत आती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी को, ठीक है। क्योंकि लड़कियों में घर के काम वगैरह रहते हैं, रात को 8 बजे क्लास रहती है, तो दिक्कत आती है सबको। तो मैं देखता हूँ आपकी जो भी व्यवस्था करनी है, आप लोग चिंता मुक्त रहिए, ठीक है। आप लोगों का काम है पढ़ने का, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और भी बच्चों को बताओ क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन क्लास जो अपनी चल रही है, ठीक है। बाकी की बात अपन करते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।